अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। आज हम रिस्पॉन्ड करेंगे एक एथियस्ट मुल्हिद जिसने मेरी रिस्पॉन्स का खुद रिस्पॉन्स दिया। काफ़ी उन्होंने इश्यूज रेज किए जो मुल्हिद के हाँ कॉमन होते हैं, लेकिन इनके हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। मतलब टंग इन चीक के कमेंट्स मैंने भी इंजॉय किए, लेकिन जो इनकी मतलब टू मेन थीम्स थी। नंबर 1 काफ़ी इनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस थी, और नंबर 2 फिर कोई फैलेसी ज़्यादा करते थे। ये एक मंतिकी गलती है। जब सवाल पूछा जाए तो आप बोलो हाँ लेकिन आप भी ये करते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का आंसर करना है। देखो, आपकी पोजीशन मेरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये मुझे पता है ये कहते हैं कि हाँ हमारी पोजीशन आपकी पोजीशन की निगेशन है, लेकिन निगेट करना एक एक्टिव क्लेम है जिसको एविडेंस के साथ पेश करना चाहिए। बालों के लिए आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपको पता है कि बाल बगैर कुछ किए सजेंगे नहीं, इसीलिए आपको ही कोम करना पड़ता है, शैम्पू लगाना पड़ता है। यू कैन नॉट यूज दिस फॉर द यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सेस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अच्छा, तो पहले ये बात है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एब्सेंस का ये नहीं मतलब कि क्रिएटर नहीं है। देखो, ज्यादातर चीजें हमारी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, साइंस के अंदर इन्फर किए जाती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर। मिसाल के तौर पर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इनकी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? Nothing. अगर हम फिजिक्स के अंदर देखें तो काफी पार्टिकल्स पोस्टुलेटेड होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, या अगर हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स को छोड़ भी दे, इंटेंगलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? मशहूर होने का आर्ग्यूमेंट्स के साथ क्या संपर्क है? इट इज पॉसिबल फॉर समवन टू बी राइट एंड हैव 4 फॉलोअर्स। हाँ, मैंने कहा आपकी आर्ग्यूमेंट से पता चलता है। मैंने ये नहीं कहा आपकी आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी से पता चलता है। आर्ग्यूमेंट की कोहेरेंस को भी देखा जाता है, सिंप्लीफिकेशन को भी देखा जाता है, और प्रेजेंटेशन को भी देखा जाता है। इसलिए कई एथियस्ट्स आप उनको ज़्यादा देखते होगे क्योंकि ज़्यादा उनकी प्रेजेंटेशन लोगों के यहाँ फेमस होती है। दैट रील इज बेस्ड ऑन अ वीडियो ऑफ माइन। इसके ऊपर जो म्यूजिक और विजुअल्स लगे हुए हैं वो मैंने नहीं लगाए, बट आई सपोज ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आल्सो। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? आप मुझे जानते नहीं हो, आपको मेरी नीयत नहीं पता। तो इंटरेस्टिंग था कि किस तरह आपने ये एंटिसिपेट किया, आपने ये इन्फर किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर। आपने देखा है कि मतलब में इनका मोटिव क्या हो सकता है, मौजू का क्या मतलब डायरेक्शन जा रहा है। अगर मैं कहूँ, अगर कोई और धर्म का व्यक्ति आके इनसे कहे कि मेरा गॉड ट्रू है, मैं एविडेंस नहीं दे रहा, तो ये उसको नेगेट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और तब क्या ये फैलेसी जो ये साइट कर रहे हैं ये उनके ऊपर अप्लाई करेगी? हाँ बिल्कुल। अगर मैं किसी फेथ को रिजेक्ट करूं तो मुझे एक रीजन होना चाहिए रिजेक्ट करने के लिए। मैं बस पीछे बैठ नहीं सकता और हाँ मतलब आपको मतलब मेरा रिजेक्ट करना है। नहीं, आई एम कंसिस्टेंट। अगर मैं एक एक्टिव क्लेम कर रहा हूं और कह रहा हूं तो मुझे भी प्रूफ देना पड़ेगा। लाइकवाइज एथियस्ट भी अगर एक एक्टिव क्लेम कह रहा है तो उसको भी ये बर्डन, ये शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये मतलब लेट्स गेट पास्ट दिस, इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आई डू नॉट क्लेम टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, बट बिकॉज देयर इज नो एविडेंस दैट हैज बीन प्रेजेंटेड फ्रॉम द थीइस्टिक साइड, थीइस्ट लोग एविडेंस देते नहीं हैं, इसीलिए मेरे पास उनके क्लेम को एक्सेप्ट करने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, इधर फिर कॉन्ट्रडिक्शंस आपकी सामने आती हैं। कभी कहते हो कि कोई एविडेंस नहीं है गॉड के लिए, ये एक एक्टिव क्लेम है। फिर कहते हैं कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया गया। अगर हम देखें एविडेंसेस को, ये काफी एविडेंसेस है। अगर हम रैशनल एविडेंसेस को हम देखें, लॉजिकल होगी कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इमाम गजाली की, हम देख सकते हैं इन्फरेंस, जिसमें फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट आती है, जो डॉकिंस और हॉयल भी कहते हैं कि उनके हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है थीइज्म के लिए। इनफैक्ट जो फ्रेड हॉयल है वो कहता था कि अगर हम फाइन ट्यूनिंग देखें कार्बन की, जो 3 हीलियम्स, उनको विद इन 1% न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट एनर्जी उनकी होनी चाहिए कार्बन फॉर्म करने के लिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। तो जिस एक्सट्रीम पर आप जा रहे हो, जिनकी तरफ आप देखते हो, उस एक्सट्रीम पर वो नहीं जाते। मतलब फ्रेड हॉयल भी ये कंसीड करता है, रिचर्ड डॉकिंस भी ये कंसीड करता है, तो आपका इस बात में क्या इशू है? और अगर हम फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट में जाए, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट,
आपने सुनी होगी एवेसेना की। फिर हम टेस्टिमनी की तरफ जा सकते हैं, हदीथ की सनद, मुतवातिर, एंड वी कैन लुक with regards to this. फिर historical evidences भी है, presence of coins, presence of cave markings, rock की markings, presence of manuscript evidence. लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं एविडेंसेस नहीं है, फिर आप कहते हो कि हिस्ट्री के अंदर एविडेंसेस की बात होती जाती है। पर गॉड का क्लेम हजारों साल पुराना है, हजारों लोगों ने हजारों तरीके से इसको साबित करने की कोशिश की है। तो जाहिर है आपने ये एविडेंसेस रिजेक्ट किए। अगर आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट योर एविडेंस, आप अपने एविडेंस दो कि क्यों कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट गलत है। और ये भी बात हुई कि जब आप एविडेंस की बात कर रहे हो, और ये एथियस्ट्स का ज्यादा होता है, ये एविडेंस कहते हैं जनरल स्टेटमेंट, लेकिन इनका मतलब होता है इंपिरिकल एविडेंस, मतलब हमने खुदा को देखा नहीं है। आई होप, या मेरी उम्मीद है कि आप ये नहीं अपने एविडेंस को प्रेजेंट करोगे क्राइटेरिया। गॉड को साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, ना आप गॉड दिखा सकते हैं। What a shame. This is a very low level argumentation. It's funny that the meme इन्होंने जो चूज किया है टू रिएक्ट टू दैट इज चतुर, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये अपने आप को चतुर बोल रहे हैं या अपने फॉलोअर्स को चतुर बोल रहे हैं। It's a joke. हाँ, बस मीम था यार। और यूज ऑफ अ मीम का ये नहीं मतलब कि आप इन्फर कर रहे हो कि आपकी ऑडियंस इस तरह है, या आप इस तरह हो, या मैं इस तरह हो। नहीं, आमतौर पर अगर कोई पॉइंट को एम्पलीफाई या एम्फसाइज करना हो तो बंदा मीम के जरिए करता है। आप कुछ ज़्यादा मीम को एनालाइज कर रहे हो। मीम को एनालाइज करना छोड़ दो, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करो। पर्सनली मैं एक एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरे पास गॉड या अल्लाह या ईश्वर को मानने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, इधर एक और कॉन्ट्रडिक्शन आती है। अगर हम इनके थंबनेल्स को देखें, इनके थंबनेल्स पर लिखा होता है एथियस्ट, या इनके हैशटैग्स पर लिखा होता है एथियस्ट, इनकी शॉर्ट्स वीडियो पर लिखा होता है एथियस्ट। अग्नोस्टिक एथियस्ट इन्होंने मुझे कहीं नहीं नजर आया इनकी आइडेंटिफिकेशन में। अगर ये मुझे पता होता तो मैं फिर पहले ही कहता कि अग्नोस्टिक एथियस्ट टर्म एक ऑक्सीमोरन है। ये दो लेबल्स ईच अदर के खिलाफ जाते हैं। एथियस्ट कहता है ये एक कन्विंस्ड पोजीशन है कि देयर इज नो गॉड, कैटेगोरिकल। अग्नोस्टिक कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इंग्लिश के अंदर एक सेइंग है, ही वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट एट द सेम टाइम। मतलब वो अपना केक रखना भी चाहता है और खाना भी चाहता है सेम टाइम पर। That's not possible. मतलब या रखोगे या खाओगे, दोनों में से एक चीज होगी, या आप एथियस्ट हो या अग्नोस्टिक हो। और इस बात का आपने क्लियर आंसर नहीं दिया। टू कोई में आप फिर पढ़ गए कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। देखो, क्या आप मान सकते हो कंसीवेबल का ये मतलब है, आप मेरी बात को कहीं और ले गए थे। कंसीवेबल का मतलब है क्या आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो? इज इट कंसीवेबल टू यू, अंडरस्टैंडेबल टू यू कि आपको इंफॉर्मेशन मिली है, प्रूफ्स, एविडेंसेस फॉर गॉड, और आपने मिसअंडरस्टैंड किया? या नंबर 2, क्या आपकी समझ, आपके वहम गुमान में है कि इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस फॉर गॉड आपकी तरफ नहीं पहुंची? वेरी सिंपल आंसर इज यस। बिकॉज फॉर यू टू से, आपके ये कहना कि नहीं मैं ये नहीं मानता, दैट्स ए लॉजिकल स्टेटमेंट। तो अगर आप इन दोनों सवाल का आंसर कहते हो कि यह मेरे वहम गुमान में है, तो हाउ, फिर किस तरह अपने आप को आप एथियस्ट कहला रहे हो? एथियस्ट एक पोजीशन ऑफ सर्टेनिटी है। क्लेम तुम्हारा है, हम बस उस क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं। होता तो शायद कर लेता एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद। एग्जामिन एविडेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट? मतलब क्या क्राइटेरिया है? नंबर 1, आप एविडेंस को क्या कैटेगराइज करते हो? बार बार एविडेंस एविडेंस एविडेंस, और फिर आगे जाके आप डेफिनेशंस का भी कहते हो। गॉड की डेफिनेशन नहीं है, ना ही आप गॉड का कोई क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं ये कह सकते, वो कह सकते। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपके यहाँ एविडेंस क्या है? एंड प्लीज, मैं एडवांस में कहता हूँ, प्लीज थोड़ा तो चैलेंज पेश करो। अगर आप कहोगे एम्पेरिकल एविडेंस, खुदा को देखना, या इंडक्शन, मैं आपसे थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सारा एविडेंस देखने की जरूरत नहीं है। क्या आपने दुनिया के सारे धर्मों के ग्रंथ पढ़े हुए हैं? मेरा सिंपल सवाल था, क्या आपने सारे एविडेंस देखे? नहीं, आपको एविडेंसेस दिखाने, पहुंचाने, और फिर ये टू कोई फैलेसी में फिर चले जाते। देखो, या आपने देखे या आपने नहीं देखे। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट रिक्वायर्स ए वेरी सिंपल आंसर। ज्यादातर लोग जो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड को मानते हैं, वो एविडेंस के बेसिस पे नहीं मानते, और इसके लिए एविडेंस कुछ भी नहीं है।
अच्छा, फिर वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, कभी कहते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस है। तो मतलब इनकी पोजीशन वेरी करती है। कभी कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं एग्नोस्टिक हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये बात है, absence of evidence is not evidence of absence। तो इसका मतलब इंग्लिश के अंदर इसकी ज़्यादा अच्छी मीनिंग है, लेकिन अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि मतलब एविडेंस का ना होना, इसका ये नहीं मतलब कि ये सबूत है खुदा का ना होने का। पहले तो ये बात हुई, इसलिए मैंने पूछा कि आपके वहम गुमान में हो सकता है कि आप तक एविडेंस नहीं पहुंचा। मतलब आप कैटेगोरिकली, आप सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ नहीं कह सकते खुदा नहीं है। आप ये कह सकते हो कि जितना एविडेंस मेरी तरफ पहुंचा है मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये लॉजिकल क्लेम है, एग्नोस्टिक बनो। ये मेरा इशू ये है कि बंदा कैसे कह सकता है कि आई एम एन एथियस्ट, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि हाँ, जिधर बंदा पैदा हो और ये और वो। देखो, यूके के अंदर ये एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन इधर इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। और छोड़ के इंडिया के अंदर भी इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इस हद तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर और स्टेट्स के अंदर मतलब इसको लिमिट किया जा रहा है। मतलब लेजिस्लेशन, लॉज पास किए जा रहे हैं जो इसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आयरॉनिक है बिकॉज अपने आप को ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। कि जब आपने अपने धर्म के बारे में पढ़ा नहीं था, जब आप छोटे से बच्चे थे, तब से आप अपने गॉड को मानते आ रहे हैं और आपको तब एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। जस्टिन बैरेट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने एक स्टडी की थी, 3 साल की स्टडीज थी, 20 कंट्रीज के अंदर थी और 57 रिसर्चर्स थे, और उन्होंने कंक्लूड किया था कि हम एक इनेट डिस्पोजिशन के साथ पैदा होते टू बिलीव इन गॉड। मतलब हमारे यहाँ बचपन से एक फितरत है जो हमें खुदा के ईमान की तरफ, जो हमें खींच के लाती है। और ये स्टडी एक्चुअली इन फेवर ऑफ गॉड है कि उन्होंने अपने क्रिएशन के अंदर एक किस्म की निशानी छोड़ी है अपनी आइडेंटिटी की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको इंडिपेंडेंटली लेके तो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, इसको पार्ट ऑफ द एविडेंस एंड पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंस हमें ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ बता चुका है कि वो सारी जगहें जहाँ पे लोग पहले कहते थे कि यहाँ गॉड है, वहाँ गॉड है, वहाँ गॉड है, उसके बारे में धीरे धीरे हमें पता चलता जा रहा है। और जो चीजें पता नहीं चल रही हैं, गॉड को अब वहाँ पे ठूंसा जा रहा है। अच्छा, तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट्स गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और वाकई काफ़ी जो मजहबी लोग हैं इसमें मशहूल होते हैं और गिल्टी हैं इसके बारे में। कोई चीज़ जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती तो हमारी फेथ एक्सप्लेन करती है। लेकिन मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किसी और रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि मैं खुदा हूँ गैप्स का, नहीं, वो कहते हैं मैं खुदा हूँ आलमीन का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, लॉर्ड ऑफ द गैप्स नहीं। तो हम मानते हैं नॉट गॉड ऑफ द गैप्स बट गॉड ऑफ द होल शो। गैप्स भी और नहीं गैप्स भी, गॉड इज द गॉड ऑफ द गैप्स एंड गॉड ऑफ व्हाट्स इन बिटवीन द गैप्स, द होल शो। कोई गैप साइंस खोलता है, कोई गैप साइंस बंद करता है। और वाकई कई लोग मटीरियल गॉड्स को मानते थे, जिस तरह गॉड ऑफ द सन, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें। लेकिन एज मुस्लिम्स हम मटीरियल चीज़ को नहीं मानते, हम मानते हैं कि गॉड इममटीरियल है, इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। जाहिर है साइंस जितनी आप पढ़ोगे और आप देखोगे जो मटीरियल गॉड्स होते थे वो ख़त्म होते जाते हैं। और दूसरी ये बात है कि गॉड ऑफ द गैप्स का ये मतलब है कि अगर साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता तो गॉड एक्सप्लेन करता है। हमारा तो ये सिंपल आंसर है कि गॉड एंड साइंस ये एट ऑड्स नहीं है, ये कंपटीशन में नहीं है। और ये लॉजिकली भी ट्रू है। हम मानते हैं कि साइंस एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म्स और इस्लाम एक्सप्लेन्स एजेंसी। अगर आपको पता ये गाड़ी फोर्ड गाड़ी किस तरह चलती है, इसका ये नहीं मतलब जिसने बनाई है वो खत्म हो गया है।
क्यों? साइंस जो है और लॉज आप देख लो, ये प्रिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्टिव है, ये क्रिएटिव नहीं है। ये ग्रेविटी किसी चीज को क्रिएट नहीं करती, एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। और इसलिए अगर हम कई थियस्ट देखें जो गॉड को मानते थे, चाहे क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए, इब्न अल-हैथम को क्रेडिट करते हैं कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड इजाद किया अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन डेविड शिलेनबर्ग अमंगस्ट अदर्स। तो उन्होंने इजाद करके ये नहीं बोला कि हाँ खुदा की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन जब उन्होंने ग्रेविटी को फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने गॉड को निगेट नहीं किया था। जॉर्जेस लमाट्रे जब उन्होंने बिग बैंग की फाउंडेशन पेश की थी, उन्होंने गॉड को रिजेक्ट नहीं किया था। चार्ल्स डार्विन को देख लो, ये माइकल रूस, एलियट सोबर, निक स्पेंसर, इन सारों के यहाँ चार्ल्स डार्विन ने खुदा को इनकार नहीं किया था जब इवोल्यूशन थ्योरी उन्होंने फॉर्मुलेट की थी। तो मुसलमान होने के नाते हम ये नहीं कहते कि इस्लाम एंड साइंस एट ऑड्स हैं, मतलब ईच अदर के कम्पीट कर रहे हैं, कि नहीं। मतलब एक सेइंग है जो आइंस्टाइन की मतलब उनको क्रेडिट की जाती है, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। मतलब ईच अदर को मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए आपको नज़र आएगा फेमस साइंटिस्ट्स जो थीइस्ट्स भी होते हैं। ये मेरी पॉइंट है। गॉड का एक क्लियर डेफिनेशन भी कोई नहीं दे पाता है। विद इन अ सिंगल रिलीजन ऑल्सो लोगों की डेफिनेशंस अलग अलग होंगी, तो मैं कौन से डेफिनेशन को गॉड का डेफिनेशन मानूं? अच्छा, वेरी सिंपल, चैप्टर 112 ऑफ द कुरान, बस चंद लाइनें हैं, ये हमारी डेफिनेशन है गॉड की। और क्योंकि किसी चीज़ की ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसका ये नहीं मतलब कि वो चीज़ फॉल्स हो जाती है। इसका बस ये मतलब है कि मतलब वो चीज़, मतलब एक रीज़न ये हो सकता है कि वो चीज़ काफ़ी पॉपुलर है, तो वो ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करती है, इसलिए उसके ज़्यादा कॉपीज़ बनते हैं। मतलब आईफोन को देख लो, ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा कॉपीज़ होंगी क्योंकि वो काफ़ी मशहूर चीज़ है। इसका ये नहीं मतलब कि ओ क्योंकि बहुत डिफरेंट आईफोन्स है तो इसका मतलब आईफोन है ही नहीं, मतलब उसको डिसरिगार्ड कर दो, नहीं। इसका बस ये मतलब है कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चाहिए होगा। तो इसमें मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, आवर क्राइटेरिया फॉर गॉड नीड्स टू बी स्ट्रिंजेंट, एंड दैट्स द थिंग विद इस्लाम। इस्लाम का ये है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि क्राइटेरिया बस विली नीली नहीं हो सकता कि किसी का क्राइटेरिया ले लो, अच्छा मतलब ये कुर्सी खुदा है या मतलब डार्क एनर्जी खुदा है या ये या वो। ये ऑफ कोर्स हमें स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लेने चाहिए, लेकिन टू डिसरिगार्ड एवरीथिंग, सबको डिसरिगार्ड करना ये इलॉजिकल है। ये साइंस के अंदर रोज़ कई हिपोथेसिस आती हैं, तो हमारे पास पेयर रिव्यूड प्रोसेस है। आपके नेटफ्लिक्स पर काफ़ी प्रोग्राम आते हैं, आप पैरालाइज्ड विद चॉइस नहीं हो जाते हो कि ओ इतने ज़्यादा हैं सबको ही मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप देखते हो, आप तहकीक करते हो, शैम्पू आप ख़रीदते हो, बहुत ज़्यादा मतलब 50 किस्म के शैम्पूज़ है आप कुछ तो यूज़ करते ही होगे, तो मतलब कैसा यूज़ करते हो, किस तरह यूज़ करते हो? आप जाते हो, तहकीक करते हो, रीड करते हो, आप उनको कंपेयर करते हो, जो केमिकल्स होते हैं उनकी स्टडी, रिसर्च। तो रिलीजन का भी यही होना चाहिए। 99% इसलिए क्योंकि इट्स ऑलवेज पॉसिबल दैट आई एम ड्रीमिंग, इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट रियलिटी इटसेल्फ इज एन इल्यूजन और समथिंग। यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम एथियस्ट का आता है कि किसी चीज़ में सर्टन नहीं होते। कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि मतलब हम ड्रीम भी कर सकते हैं या कोई पता नहीं ये सारा फेक हो, सिमुलेशन हो, तो फिर रिलीजन के साथ आपकी पॉइंट किस तरह सर्टन हो सकती है? आप मुझे कंफर्म नहीं कह सकते हो कि आप चॉकलेट बिस्किट नहीं हो। साइंस के हाँ आप नहीं मुझे गारंटी कह सकते। आप कहोगे 99.9% चांस है कि मैं चॉकलेट बिस्किट नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मैं हो जाऊं। आप मुझे कन्विंसिंगली ये नहीं कह सकते कि आप चाइनीज समोसा नहीं हो, ये मे बी आप चाइनीज समोसा हो 0.1%, लेकिन जब रिलीजन की बात होती है नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता यार एविडेंस किधर है? इधर हाँ एविडेंस हमें मिल सकता है क्योंकि साइंस जो है वो इट गोज इनटू द अननोन, आगे की तरफ जाती है। आपके डेविल्स चैपलिन डॉकिंस भी कहता है कि कल इवोल्यूशन कैन बी प्रूवन टू बी फॉल्स, यह फॉल्स गलत साबित हो सकती है, लेकिन रिलीजन नहीं नहीं छोड़ दो यार, एविडेंस नहीं है मतलब ज़बानी का एविडेंस नहीं आ रहा तो बंदा कंफर्म कह सकता है कि कोई एविडेंस नहीं है। व्हाट अ इलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। पर गॉड का क्लेम हजारों साल पुराना है, हजारों लोगों ने हजारों तरीके से इसको साबित करने की कोशिश की है और मिला घंटा। तो यू कांट ब्लेम पीपल फॉर सेइंग आई डोंट बिलीव इट एनीमोर। यार बहुत कोशिश कर ली, हजारों सालों से लोग एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ।
क्यों मानता रहूं मैं? क्योंकि समथिंग पास्ट में है, इसका ये नहीं मतलब नेसेसरली कि वो फ्यूचर में होगी। अब पास्ट में कई हमारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, कई हमारी सोचेज नहीं थी, तो जाहिर है उस वक्त तो यही कहते थे कि हाँ फ्यूचर में नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब कि मतलब बस सेटल हो जाए। क्योंकि बर्ट्रैंड रसल फिजिक्स के बारे में यही कहते थे, वी हैव डिस्कवर्ड, हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया फिजिक्स के बारे में, अब हमें कुछ और वेंचर करनी चाहिए। इसीलिए साइंस के अंदर पैराडाइम शिफ्ट्स काफ़ी हुए थे। न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद आइंस्टाइनियन फिजिक्स के बाद क्वांटम फिजिक्स। यार साइंस के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज आती रहती हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स होते रहते हैं। इसीलिए डेविड ह्यूम की प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन साइंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज दिन तक। अच्छा, आज के लिए हम फिर इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मोरालिटी में जाने के लिए, लेकिन मोरालिटी में जाने से पहले ज़ाहिर है हमें ये ग्राउंड वर्क सेट करना था। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की है तो लाइक करना, कमेंट्स छोड़ना, और इंशाल्लाह हम 100K सब्सक्राइबर तक सून पहुंचेंगे नेक्स्ट टाइम तक। अस्सलामु अलैकुम।